आप सभी बच्चों का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ्यपुस्तक से चंद्रगहना से लौटती बेर का दूसरा भाग चर्चा करेंगे। और चंद्रगहना से लौटती बेर के कवि कौन हैं? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। तो बच्चों, हमने पहले भाग में चंद्रगहना से लौटती बेर के पहले भाग में क्या क्या पढ़ा, कवि ने किन प्राकृतिक रूपों का चित्रण किया है, आइए सर्वप्रथम एक पुनरावृत्ति पर नजर डाल लें। तो अब तक हमने पहले भाग में जाना कि कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। हरे भरे खेत, बगीचे या फिर नदी का किनारा सभी कवि की इस रचना में अपने आप ही जीवित हो उठे हैं। अपनी कल्पना में वे खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं और उनकी विशेषता भी बताते हैं। हमने यह भी जाना कि उन्होंने चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीयकरण किया है। उनका कहना है कि चने के पौधे पर गुलाबी रंग का छोटा सा फूल खिला हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर विवाह के लिए तैयार हो रहा है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि अलसी के पौधे का मानवीयकरण भी हुआ है। हमने पहले वाले भाग में इस बात को जाना था। तो अलसी का जो पौधा है, उन्होंने इसका क्या चित्रण किया है? उन्होंने हमें ये बताया था कि यह जो पौधा है अलसी का, ये बहुत ही पतला है, इसीलिए तो उसे लचीली शब्द दिया गया है। चने के पास ही ये उगे हुए अलसी के पौधे को कवि क्या मानता है? वह मानता है जैसे एक नायिका खड़ी है, उसे नायिका के रूप में प्रतिरूप किया गया है और वह अपने बालों में अपने बालों में नीले रंग का फूल लेकर के या लगा करके खड़ी है। आगे कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की। सरसों की निराली बात कही है उन्होंने पीले रंग के फूलों के बारे में ये कहा है कि यह पीले फूल सूर्य की रोशनी में किसी दुल्हन के हाथों की तरह ही चमक रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया? और हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया था, उसे चित्रित किया था। तो बच्चों, अब हम इस दूसरे भाग में यानी चंद्रगहना से लौटती बेर का दूसरा भाग अब शुरू करने वाले हैं। अब मैं आपको इसका कविता वाचन करूंगी और साथ ही साथ हम इसकी भावार्थ पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कविता में आगे। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने यहाँ कहा है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब यहाँ पर मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ है मछली। तो यहाँ पर कवि ने, जैसा कि हमने पहले भाग में भी पढ़ा था, उन्होंने प्राकृतिक चित्रण, सौंदर्य प्रकृति का पूरा निहारा और उसे चित्रित भी किया है। उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कई पक्षियों के बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। उसमें से पहला पक्षी उन्होंने क्या देखा कि एक बगुला पानी में चुपचाप अपनी टांगों को यानी अपने पैरों को डुबाए खड़ा है और वह इस मुद्रा में खड़ा है जैसे वह पूरे घोर चिंतन में हो। लेकिन देखते ही मीन चंचल, पर जैसे ही उसकी नज़र एक मछली पर, मीन अर्थात मछली पर जब पड़ती है तो उसकी निद्रा जो है, उसकी जो नींद है, स्वयं ही खत्म हो जाती है। और क्या करता है वो चट से उसे पकड़ लेता है और अपने गले के नीचे डाल लेता है, अर्थात उसे खा जाता है। देखते हैं इसका भावार्थ।
बगुला पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है और जैसे ही किसी चंचल मछली को देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह तुरंत ही उसे चोंच में दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है, अर्थात उसे पकड़ के निगल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। बच्चों, यहाँ पर श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, उजला, और चटुल का अर्थ होता है चंचल। तो चलिए सर्वप्रथम इसका भावार्थ ही जान लेते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, यह काले सिर वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे से जल की ऊपरी सतह पर चतुर मछली को देखते ही तेजी से उस पर टूट पड़ती है और अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आसमान में उड़ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने इस काले माथ का अर्थ होता है सिर, यानी ऐसी चिड़िया जिसका सर काले रंग का हो, उसकी चोंच पीले रंग की हो और उसके पंख किस रंग के हों? सफ़ेद यानी श्वेत रंग के हों। तो इस चिड़िया की यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि ये चिड़िया आसमान में उड़ती है, यानी पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर होकर के आराम से स्वच्छंद विचरण कर रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक मछली पर पड़ती है तो वो क्या करती है? वो झपट्टा मार करके उसे अपनी चोंच में दबा करके दूर आसमान में उड़ जाती है। कहने का भाव बच्चों ये है कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया वो मछली को अपना शिकार बनाती है, ठीक है, उसी प्रकार से आज भी समाज में ऐसे उच्च वर्गीय पूंजीपति हैं जो दूसरे यानी कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। तो ये जो मछली के बारे में बताया गया है, यहाँ पर गरीब व्यक्ति यानी जो शोषित हो रहा है, और शोषण कौन कर रहा है? पूंजीपति वर्ग। इसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने का यहाँ पर इशारा किया है। आगे बढ़ते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में मैंने एक पटरी का चित्र डाला है, ठीक है। तो इस पटरी को देखकर आपको क्या क्या अनुमान लग रहा है कि इस पे ट्रेन आती होगी, क्योंकि ट्रेन की जो रेलगाड़ी होती है उसकी अपनी ही समय सारणी होती है, तो समय समय पर ही ट्रेन आती है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं इसका भावार्थ। कवि कह रहा है कि सामने ही ऊंची ज़मीन से रेलवे लाइन गई है, लेकिन अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है। कवि को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए वह वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। कहने का भाव ये है कि कवि वहाँ आराम से फुर्सत में बैठा है, अतः वह पूरी तरह से प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों में बसा करके आनंदित होना चाहता है। बच्चों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको भावार्थ में बताया, कवि को कोई जल्दी नहीं है, वो उस जगह को, उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेन के आने का टाइम नहीं हुआ है, और इस फुर्सत की घड़ी में जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक तो उनके पास समय ही समय है। तो वे चाहते हैं कि इस फुर्सत की, आराम की घड़ी में वह आसपास के जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य हैं उसे अपनी आँखों में सजा लें और निहारें। तो इस तरह से वो अपनी आँखों को और अपने आप को भी आनंदित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि हम शहरी जीवन में इसे नहीं देख पाते हैं उतना, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य इतना देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि हम शहरी लोगों का ये मानना है कि अगर हमने अपनी बालकनी में 2-4 गमले लगा दिए तो हमने प्रकृति से सीधा सीधा नाता जोड़ लिया,
ये उनका भ्रम होता है। असली प्राकृतिक चित्रण तो आप गांव में देख सकते हैं, जैसा कि हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता में उसका चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सर्वप्रथम ये बता दूं कि अनगढ़, अनगढ़ का अर्थ होता है बेडौल, अर्थात जिसका कोई आकार ही ना हो। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं शेपलेस। ओके ना, यहाँ पर आगे कहा गया है बांझ। बांझ का मतलब होता है जिस जमीन में कोई भी वनस्पति नहीं उग सकती, उसे क्या कहा गया जाता है? बंजर जमीन। कुरूप, कुरूप का अर्थ होता है बदसूरत, जो देखने में सुंदर ना हो। रीवा, यहाँ पर रीवा जो है ये एक तरह का कांटेदार वृक्ष होता है, जिसमें पत्ते ज़्यादा नहीं होते हैं, विशेषकर कांटे से ही सिर्फ भरा रहता है यह वृक्ष। तो यहाँ पर आगे लेखक इन पंक्तियों में क्या समझाना चाहते हैं, आइए भावार्थ को जानें। कवि के सामने खेतों के पास चित्रकूट के पठारी क्षेत्र की पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हैं, जो कम ऊंचाई वाली हैं और कैसी हैं? बेडौल, अर्थात जिसका कोई आकार ही ना हो। इन पहाड़ियों पर खास वनस्पति न होने से ये ज़मीन बंजर लगती है, क्योंकि कवि जब वहाँ बैठे हैं तो देख रहे हैं कि आसपास तो कुछ ऐसे घने वृक्ष तो है नहीं, जहाँ नज़र जा रही है सिर्फ कटीली झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही हैं। तो इस धरती पर यहाँ वहाँ रीवा के कांटेदार और कुरूप पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं, और वे कोई सुंदर दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अर्थात कवि को, हालांकि कवि ने प्रकृति का चित्रण ज़रूर किया है, हर चीज़ में हर चीज़ का उन्होंने मानवीयकरण कर दिया है ना। जैसे हमने अपने चंद्रगहना से लौटती बेर भाग 1 में देखा कि किस प्रकार से उन्होंने चने का, अलसी का, सरसों का मानवीयकरण किया है। उसमें से भी सुंदरता प्रकृति का निखार के उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। परंतु यहाँ पर जब वो चित्रकूट की पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर फैली पहाड़ियों की ओर नज़र डालते हैं, उन्हें कांटेदार रीवा के वृक्ष के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए उन्हें वहाँ पर कुछ भी सुंदर नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि ऐसे उजाड़ भूमि में, बंजर भूमि में भी कवि के कानों में किसका स्वर आया? सुग्गे का स्वर आया। सुग्गा अर्थात तोता। तो कह रहे हैं कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। और सुग्गे का स्वर कैसा होता है? टैं 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 टैं, है ना। जो जिनके घरों में तोते होंगे तो वो ये स्वर अच्छे भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ कवि कह रहा है कि इस बंजर भूमि में भी तोते का टें टें करता हुआ मीठा स्वर मेरे कानों को आनंदित कर रहा है, उन्हें खुशी प्रदान कर रहा है। आगे कवि कह रहे हैं कि सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों। आपने कभी सारस का स्वर सुना है? यही आवाज़ होती है उसकी, टिरटों टिरटों। तो यहाँ पर कवि दूसरी ओर ये बात हमें बता रहे हैं कि कहीं दूर, माने वीरान भूमि को चीरता हुआ उनके कानों में एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ कैसी आ रही थी? कभी तेज़ आ रही थी, कभी मंद हो रही थी। इसीलिए यह शब्द लिखे गए हैं उठता गिरता, अर्थात कभी तेज़ स्वर, कभी मंद गति में बहता हुआ वो स्वर। और ये स्वर किसके आ रहे थे उनके कानों में? सारस के। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। दूसरी ओर कवि को सारस की टिरटों टिरटों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि आवाज़ जंगल के सीने को चीरते हुए आगे से आ रही है। सारस का स्वर कभी तेज़ हो रहा था और कभी मंद हो रहा था। इस तरह का चित्रण उन्होंने किया है अपनी इस कविता में। आगे इसी चित्रण को
जारी रखते हुए वे कह रहे हैं कि मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहते हैं हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अर्थात यहाँ पर जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है, आप सारस की जोड़ी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कवि की कल्पनाएं क्या कह रही हैं, वो भी कुछ कल्पना कर रहे हैं। जब उनके कानों में सारस की आवाज़ आती है तो उनका मन भी विचलित हो जाता है, और उनका मन क्या चाहता है, वह चाहता है कि वो भी अपने पंख फैलाकर स्वच्छंद आकाश में उस सारस जोड़ी के साथ उड़ जाएं। चलिए आगे जानते हैं इसका भावार्थ। कवि का मन करता है कि वह उसी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए। कवि उड़कर वहां पहुंचना चाहता है जहां हरे खेत में वे नर और मादा सारस, ठीक है, एक नर सारस और एक मादा सारस होती है। तो ये जो दोनों होते हैं ये प्रेमी युगल बन करके वो छुपकर मिल रहे हैं, और वहाँ पर कवि क्या करना चाहते हैं, दबे पांव जाकर कवि उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहते हैं। तो आपने जाना कि कवि की इच्छा क्या थी, वो क्यों आकाश में उड़ना चाहते थे, और वो क्या करना चाहते थे, वो चोरी चोरी वह सारस के जो युगल जो जोड़ी है उस जोड़े की प्रेम कहानी को चुपके सुनना चाहते थे। बच्चों, इसके साथ ही यह भाग दूसरा, चंद्र गहना से लौटती बेर का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त अब में हम करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पंक्तियाँ जो दूसरे भाग में हमने पढ़ा है, जिसकी चर्चा की, हमने कविता वाचन किया, हमने भावार्थ को जाना, हमने प्रश्न उत्तर पढ़ा, हमने शब्दों के अर्थ जाने, इन सब को आपने भली भांति समझा होगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, चंद्र गहना से लौटती बेर जो कविता है उसमें किस चिड़िया का वर्णन है, और ये चिड़िया किसका प्रतीक हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं, याद है आपको, वो काले माथे वाली, श्वेत पंखों वाली, उसी चिड़िया का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। देखें इसका उत्तर क्या है। कविता में काले माथे वाली उस चिड़िया का वर्णन है जिसके पंख सफ़ेद हैं और वह जल की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती है और मछली को देखते ही झपट्टा मारती है और उसे चोंच में दबाकर क्या करती है, दूर आकाश में उड़ जाती है। यह चिड़िया, वास्तव में यह चिड़िया किसी शोषण करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है, जैसा कि मैंने आपको पाठ के दौरान बताया था। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता के आधार पर रीवा के पेड़ों का वर्णन कीजिए। रीवा कौन से पेड़ होते हैं, मैंने आपको इस चर्चा के दौरान बताया था। रीवा वे पेड़ होते हैं जो सिर्फ कांटेदार होते हैं, उनसे छाया की उम्मीद करना बेकार होता है क्योंकि उसमें सिर्फ कांटे ही कांटे लगे और ये ज़्यादातर निर्जन भूमि पर ही उगते हैं। आइए उसका वर्णन देख लें। रीवा के पेड़ चित्रकूट की पहाड़ियों पर स्थित हैं। यह पेड़ कांटेदार तथा कुरूप है। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। इनके नीचे बैठकर छाया का आनंद भी नहीं लिया जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मन होता है और जाऊं मैं, मन होता है कहीं उड़ जाऊं मैं। कौन कहाँ उड़ जाना चाहता है और क्यों? तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों को लिखा है, तो यहाँ पर कौन उड़ना चाहता है और कहाँ उड़ना चाहता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। चलिए उत्तर देखें। कवि हरे धान के खेतों में उड़ जाना चाहता है जहाँ सारस की जोड़ी रहती है। यह जोड़ी एक दूसरे से अपने प्रेम कहानी कहती है। कवि इस सच्चे प्रेम कहानी को चुपचाप सुनना चाहता है, इसीलिए उसका मन उड़ जाने के लिए उत्सुक रहता है, बेचैन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, कविता में सारस का स्वर कवि को कैसा प्रतीत होता है? इसे सुनकर उनके मन में क्या इच्छा होती है?
यानी जब वो सारस का स्वर सुनते हैं, मैंने आपको कहा था ना कि सारस का स्वर टिट्टो टिट्टो आवाज़ आती है, कभी मध्यम कभी ज़ोर से। तो ये आवाज़ सुनते ही उनको कैसा अनुभव होता है और उनकी मन में कौन सी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर देखें। कवि को सारस का स्वर उठता गिरता अर्थात कभी कभी धीमा और कभी कभी तेज सुनाई देता है। उसके कानों को हर वह स्वर अच्छा लगता है जो सारस का आ रहा था, जो आवाज़ आ रही थी ना, वो उसकी कवि के कानों को मधुर प्रतीत हो रही थी। इससे उनके मन में ये इच्छा होती थी कि वह भी सारस के साथ पंख फैलाकर कहीं दूर उड़ जाएं। कहाँ? जहाँ सारस की जुगल जोड़ी रहती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चंद्रगहना से लौटती बेर का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कविता वाचन और शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नावली भली भांति समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।